नमस्कार बच्चों, आज हम विज्ञान का पाठ 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पढ़ेंगे। इस पाठ में हम मानव नेत्र के बारे में, किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, वो पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र की सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र आप जानते हैं कि जितनी भी हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी जो ज्ञानेंद्रिय है वो मानव नेत्र है। मानव नेत्र के बिना इस रंग बिरंगे संसार को देख पाना संभव नहीं है। तो हम इसकी संरचना पढ़ लेते हैं पहले। ये एक गोला होता है, एक गोले की तरह का होता है। और आप इसमें जैसा कि देख रहे हैं कि सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ये वाली, इस पतली परत को कहते हैं स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। ये ऊपर की सफ़ेद पतली झिल्ली होती है जो आँख को चिकनाई भी देती है, पारदर्शी होती है और प्रकाश इसी के थ्रू आँख में प्रवेश करता है। इसके अलावा ये आँख की बाह्य आघातों से रक्षा करती है। ये है स्वच्छ मंडल जो सबसे ऊपरी परत है। इसके बाद इस स्वच्छ मंडल के नीचे की तरफ होती है परितारिका। ये जो दिख रहा है आँख के नीचे वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं परितारिका। परितारिका क्या होती है? परितारिका जो है, अगर मैं सामने से आँख का चित्र बनाऊं तो हमें ऐसा दिखाई देता है। ये आँख है, इस आँख के बीच में ये जो गोला है इसको बोलते हैं परितारिका। इस परितारिका का रंग जो है वो आनुवंशिक, यानी कि किसी किसी की आँखों का रंग जो भूरा होता है या काला होता है या नीला होता है, वो इस परितारिका की वजह से ही होता है। यानी कि परितारिका का रंग काला, नीला, हरा इस तरह का होता है। तो ये आँख के रंग को निर्धारित करती है। इसके अलावा ये जो है एक गोलाकार वलयाकार संरचना है जो आँख के बीच में होती है और इसके बीच में होती है पुतली। इस पुतली को ये परितारिका नियंत्रित करती है। कैसे नियंत्रित करती है कि ये इसके आकार को या तो घटा देती है या फिर बढ़ा देती है। आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा प्रकाश हमारी आँखों में आ जाता है तो ये परितारिका इसको छोटा कर देती है, इस पुतली के आकार को छोटा कर देती है, जिससे हमारी आँख के अंदर प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता है। और जब हम किसी अंधेरे में या मंद प्रकाश में काम करते हैं, हमें ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होती है, तो ये परितारिका इस पुतली को बड़ा कर देती है, इसके आकार को बढ़ा देती है, जिससे अधिक प्रकाश नेत्र के अंदर जाए। तो इस प्रकार ये जो परितारिका है ये बीच में होती है। परितारिका के बीच में, जैसा मैंने बताया, पुतली होती है। पुतली क्या होती है? पुतली जो होती है वो एक वलयाकार परितारिका के बीच में एक छोटा सा छेद होता है। इस छेद से प्रकाश किसके अंदर जाता है? इस लेंस के अंदर जाता है। ये लेंस है, उत्तल लेंस होता है हमारी आँख में। तो पुतली जो है वो प्रकाश को इस लेंस तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि पुतली के सिकुड़ने से प्रकाश अंदर जाने से अंदर कम जाता है और पुतली के फैलने से प्रकाश इस लेंस तक ज़्यादा जाता है। तो ये प्रकाश को नियंत्रित करती है। इसके बाद आपको जैसा कि दिख रहा है लेंस, ये लेंस जो है अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। ये जो है बड़ा या छोटा हो जाता है, अपना आकार, वक्रता, त्रिज्या जो है इसकी वो बदल लेता है। इसके अंदर एक जेलीनुमा पदार्थ भरा हुआ रहता है, पारदर्शी जेलीनुमा पदार्थ होता है जो इसके अंदर भरा रहता है। अब जो लेंस होता है इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। इसके अलावा इसके बारे में, इसके ऊपर ये जो हैं ये दोनों, ये पक्षमाभी पेशियां हैं। ये पक्षमाभी पेशियां इस लेंस के आकार को बदलती हैं, इसको बड़ा और छोटा कर देती हैं, जिससे इसकी वक्रता बदल जाती है। यानी कि दूरी के अनुसार हम बहुत अलग अलग दूरियों पर अलग अलग वस्तु को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये जो पक्षमाभी पेशियां जो है, जो दोनों तरफ लगी हुई है, ये पक्षमाभी पेशियां इस लेंस के आकार को बदल देती है और उसकी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है वस्तु के अनुसार। इस तरह से हम कई दूरी की वस्तुओं को देख पाते हैं। ये पक्षमाभी पेशियां दोनों तरफ है जो इस लेंस को नियंत्रित करती है। इसके अलावा ये जो बीच में है ये काचाभ द्रव भरा रहता है आँख में, और आँख के जो पीछे वाली पतली झिल्ली नुमा हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं दृष्टिपटल या रेटिना।
रेटिना ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आँख का, क्योंकि इसमें जो लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो यहीं पर बनता है। इस पतली झिल्ली पर इस पर अनेक सुग्राही कोशिकाएं होती है जो प्रकाश के प्रति सुग्राही होती हैं, और यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रतिबिंब इस नेत्र तंत्रिक दृक् तंत्रिका के थ्रू मस्तिष्क तक पहुँचता है इसका संदेश, और मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब को हमें सीधा करके दिखाता है। तो इस प्रकार ये आँख की संरचना है, हमको इसके सारे भाग याद करने हैं। तो इसके भाग में एक बार आपको कैसे लिखने हैं वो बता देती हूँ कि हम कैसे लिखेंगे इसकी संरचना में। इसकी संरचना में हम लिखेंगे मानव नेत्र के बारे में कि सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है जो कि रंग बिरंगा संसार देखने योग्य बनाती है। नेत्र एक नेत्र गोलक होता है, यानी कि एक गोला होता है जिसमें निम्न भाग होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में बताना है कि नेत्र का ये सबसे ऊपर वाला पारदर्शी पतली झिल्ली नुमा भाग होता है। यह नेत्र के मध्य अग्र पृष्ठ पर एक उभार बनाती है। प्रकाश के अधिकांश भाग का अपवर्तन भी इसी पर होता है। इसके बाद आती है परितारिका। ये गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम होता है जो किसके आकार को नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, और नेत्र का रंग भी यही निर्धारित करता है। इसके अलावा पुतली जो होती है वो परितारिका के मध्य बना एक छिद्र है। पुतली क्या है? एक छिद्र है जो अभिनेत्र लेंस में खुलता है। जब प्रकाश अत्यधिक होता है तो परितारिका के सिकुड़ने से पुतली का आकार छोटा हो जाता है जिससे प्रकाश कम प्रवेश करे, और प्रकाश मंद होता है तो पुतली का आकार बढ़ जाता है जिससे प्रकाश अधिक प्रवेश करे। इसके बाद आता है अभिनेत्र लेंस यानी क्रिस्टलीय लेंस। ये लेंस जो होता है वो लचीले जेलीनुमा पारदर्शी पदार्थ से बना उत्तल लेंस होता है जो लंबा या छोटा हो जाता है। इसके बाद है पक्षमाभी पेशियाँ। पक्षमाभी पेशियों के बारे में हम लिखते हैं कि लेंस के आकार को बदलने के लिए इसके दोनों ओर पक्षमाभी पेशियाँ लगी होती है जो कि विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु को फोकस करने के लिए लेंस को समायोजित करती है। इसके बाद काचाभ द्रव। काचाभ द्रव जो है वो नेत्र का अधिकांश भाग होता है, वो जेलीनुमा द्रव से भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं काचाभ द्रव। इसके बाद रेटिना जो पीछे का भाग होता है नेत्र का, वो पर्दे का काम करता है जिसको हम बोलते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। इसमें अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जिसमें जो प्रकाश पड़ने पर सक्रिय होकर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। इसके पीछे आपने देखा होगा दृक् तंत्रिका होती है नेत्र गोलक के पीछे, जो कि मस्तिष्क से जुड़ी रहती है और प्रतिबिंब के संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इस प्रकार ये प्रकाश किरण जो है वो कॉर्निया से होते हुए पुतली से, और पुतली से लेंस में आती है। लेंस में इसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है, जिसका दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार हमने नेत्र के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता जो है वो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। कहने का मतलब है कि वस्तु की दूरी के हिसाब से अभिनेत्र लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी को समायोजित करने की होती है। लेंस की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घटती है और वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घटने पर बढ़ जाती है। सामान्य नेत्र जो है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक की वस्तुओं को देख सकता है। कहने का मतलब है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर उसके नेत्र सामान्य है, कोई कमी नहीं है, तो वो कम से कम 25 सेंटीमीटर की वस्तु को, यानी कि सबसे ज़्यादा पास तो वो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख पाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अनंत तक उसकी दूरी कितनी भी हो सकती है वहाँ तक की वस्तुओं को वो देख सकता है। अब 25 सेंटीमीटर से कम की वस्तु को क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वो निश्चित सीमा से कम नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ पर हमने जैसे दिखाया है कि ये आँख है, ये 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को नहीं देख पाती, और 25 से लेकर अनंत दूरी की जो वस्तु है इसको ये देख सकती है। तो इसका ये वाला बिंदु जो कि 25 सेंटीमीटर पर है ये निकट बिंदु कहलाता है, और जो अनंत दूरी पर है वो दूर बिंदु कहलाता है।
अब हम पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पढ़ने के लिए हम चित्र के द्वारा समझेंगे इसको। ये चित्र बने हुए हैं यहाँ पर। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो आँख होती है, नेत्र होता है, उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, इस हिस्से पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब इस पर बनता है तो हमें दिखाई देता है। अगर प्रतिबिंब इस पर नहीं बनेगा, आगे या पीछे बनेगा, तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें व्यक्ति को, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले ये वस्तु उसको यहाँ नज़र आती थी, इस जगह पर नज़र आती थी, लेकिन अब उस व्यक्ति को उस वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु को यहाँ लाना पड़ता है, तब उसको ये वस्तु दिखाई देती है। यानी कि इसका जो दूर बिंदु था वो खिसक कर कहाँ आ गया, अनंत से नेत्र की ओर। यानी कि पहले ये वस्तु इसको यहाँ नज़र आती थी और अब ये वस्तु इसको यहाँ नज़र आती है। कहने का मतलब जो दूर बिंदु था वो खिसक कर पास आ गया है। जब ये वस्तु यहाँ आएगी तब इस व्यक्ति को ये प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर ये वस्तु यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। यहाँ फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब रेखाएं कटती है, जिसकी वजह से इसको रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से इसको वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका क्या इलाज है इस दोष का। इसका इलाज ये है कि इसका जो ओ बिंदु है उसके बीच में हम लगाएंगे अवतल लेंस। यानी कि चश्मा जो लगाएगा वो व्यक्ति, उसमें अवतल लेंस का चश्मा लगाएगा, जिससे उसका जो प्रतिबिंब है अब रेटिना पर ही बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, और उस व्यक्ति को वस्तु दिखाई देगी। इसी तरह से दूरदृष्टि दोष में देख लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष में जो निकट बिंदु है, पहले इसका निकट बिंदु यहाँ था। यानी कि कोई वस्तु जब यहाँ रखी है तो उसको वो वस्तु दिखाई देती है, लेकिन पहले उसको वस्तु यहाँ थी तो दिखाई देती है, उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर यहाँ बनता है। लेकिन अब जब वो यहाँ पर रखी वस्तु को देखता है तो उसको दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, जिससे उसको यहाँ रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब इस वस्तु को वो उठाकर जब यहाँ से यहाँ रखता है तब उसे ये वस्तु यहाँ दिखाई देती है। कहने का मतलब है इसका जो निकट बिंदु था वो खिसक कर कहाँ चला गया, इधर चला गया। मान लो कोई किताब पढ़ रहा है कोई व्यक्ति, अगर वो किताब यहाँ रखता है तो उसको दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। लेकिन वो जब किताब को इससे दूर लेकर जाता है यहाँ पर, तब उसको वो पुस्तक या किताब दिखाई देती है। तो ये दोष, इसका निकट बिंदु जो है वो खिसक कर दूर चला गया है अनंत की तरफ। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है कि ये जो निकट बिंदु है इसको सही करने के लिए यहाँ पर उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनेगा। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनना आवश्यक है। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो ही प्रतिबिंब दिखाई देगा, अन्यथा अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है तो व्यक्ति को जिस भी वस्तु को देखना होता है उसको या तो पास लाना पड़ता है या दूर लेके जाना पड़ता है। जब दूर लेके जाना पड़ता है उसको, तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष में कि निकट दृष्टि दोष में उस व्यक्ति को वस्तु पास लेकर आनी पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसलिए इसका नाम रखा गया है निकट दृष्टि दोष, क्योंकि उस वस्तु को उसको पास लेकर आना पड़ता है तब उसको दिखाई देता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में उस वस्तु को उसको पास दूर लेकर जाना पड़ता है। उसका जो दूर बिंदु है वो उसको दूर हो गया है, निकट बिंदु है वो दूर हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये हम चित्र बनाएंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम अंतर करते हुए लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट रखी हुई वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है। जबकि दूर दृष्टि दोष में इसका उल्टा होता है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि वो नहीं दिखाई देती है, जबकि दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसका कारण क्या हो सकता है? निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो सकते हैं कि या तो लेंस की वक्रता ज़्यादा हो गई हो, या फिर जो नेत्र का गोला है वो लंबा हो गया हो।
दूरदृष्टि दोष के भी दो कारण हैं कि या तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई हो या फिर नेत्र गोलक छोटा हो गया हो। अब इसका जो दोष है वो क्यों होता है? इसका दोष इसलिए होता है क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया है कि निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु है वो अनंत से खिसक कर किसके पास आ जाता है? नेत्र के पास आ जाता है। यानी कि वो कोई वस्तु को जब पास लेकर आएगा तब उसे वो वस्तु नज़र आएगी। इसी तरह से दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? निकट बिंदु जो है वो सामान्य से दूर हो जाता है। यानी कि वो पास अगर कोई चीज़ रखी है तो उसको नज़र नहीं आएगी। वो उसको नज़र कब आएगी? जब वो उसको थोड़ा दूर लेकर जाएगा। इसके अलावा जो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कहाँ बनता है? इसमें निकट दृष्टि दोष में रेटिना के सामने या उससे पहले ही बन जाता है, जबकि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, पीछे बनता है। तो इस प्रकार हम इसमें अंतर के हिसाब से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से हमको याद भी हो जाता है। संशोधन क्या कर सकते हैं हम दोनों दोषों का कि इसमें हम उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लगाएंगे चश्मे में और दूरदृष्टि दोष में हम उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस लगाएंगे। इस प्रकार हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जरा दूरदृष्टिता। जरा मतलब होता है बुढ़ापा, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ जब हमें दिखने में समस्या आनी शुरू हो जाती है तो हम उसे जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। ये किसकी वजह से होती है? इसके दो कारण होते हैं। एक तो पक्षमापी पेशियों की दुर्बलता, यानी कि जो पेशियाँ जो कि लेंस को फोकस दूरी के हिसाब से समायोजित करती है उसकी क्षमता घट जाती है, वो समायोजित नहीं कर पाती है, या फिर अभिनेत्र लेंस खुद ही उसमें ही लचीलेपन में कमी हो जाती है। इन दोनों कारणों से जरा दूरदृष्टिता होती है। कभी कभी दोनों ही दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब दोनों ही दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो फिर चश्मे में दो द्विफोक्सी लेंस लगता है, यानी कि उसको दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देती और पास की वस्तु भी दिखाई नहीं देती। दोनों ही दोष उत्पन्न हो गए तो दो फोक्सी चश्मा लगेगा। इसमें ऊपरी भाग में तो लगेगा अवतल लेंस और निचले भाग में लगेगा उत्तल लेंस। इसके अलावा आयु बढ़ने के साथ साथ आपने देखा होगा कि आँखों में जो लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है। तो इस बीमारी को कहते हैं मोतियाबिंद, जिसका इलाज शल्य चिकित्सा द्वारा किया जा सकता है। नेत्रदान के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि नेत्रदान कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु का हो, लिंग का हो, कर सकता है, या फिर अगर उसे कोई असंक्रामक बीमारी है, मधुमेह, दमे, बीपी, अगर ये वाली बीमारियां हैं, या फिर वो चश्मा लगाता है, या फिर उसको मोतियाबिंद है, उसने मोतियाबिंद का इलाज करा लिया है, तो वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। यानी कि उसको कोई भी संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एड्स है, कोरोना है, इस तरह की बीमारियां नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मृत्यु के 4-6 घंटे के अंदर ही नेत्र निकाल लिया जाता है, जो कि नेत्र बैंक में रखा जाता है। नेत्र कहीं भी निकाला जा सकता है, घर या अस्पताल में, और इसमें केवल 10 या 15 मिनट का समय लगता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म से अपवर्तन जो है सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने बताया था इस गुण को, और उसने इसके लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। कांच के प्रिज्म से जब हम कोई श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो अपवर्तन किस प्रकार दिखाता है वो हम इसमें देखते हैं। जैसा कि ये कांच का प्रिज्म है, ये प्रिज्म ऐसा होता है सामने से, इसको हम सीधा रखेंगे तो ये सामने से हमको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण जा रही है इस प्रिज्म के अंदर, इस रेखा का नाम है PE। ये प्रकाश किरण जब इस प्रिज्म पर प्रवेश करती है तो हम जानते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपवर्तन होता है, यानी कि किरण जो है वो विचलित हो जाती है, थोड़ी मुड़ जाती है। तो यहाँ पर ये किरण जब प्रवेश करती है तो ये थोड़ी सी मुड़ के प्रकाश की किरण इस तरह से सीधी निकलती है। सीधी निकलने के बाद ये फिर से विचलित होती है, जब बाहर निकलती है तो फिर से एक बार विचलित होती है। तो ये जो किरण प्रवेश करती है PE, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो विचलित होती है इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण EF, और ये जो निर्गत किरण है FS, इसको हम निर्गत किरण कहते हैं क्योंकि ये बाहर निकल रही है। जब हम अभिलंब खींचेंगे इन किरणों के बीच में, जब हम अभिलंब खींचते हैं तो हम देखते हैं कि जो PE किरण है वो इस अभिलंब से पास की तरफ है, यानी कि अभिलंब की तरफ जाती है, लेकिन जब ये निकलती है, निर्गत किरण होती है, तो ये अभिलंब से दूर हटती है। इसके अलावा जब हम इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ मिलाते हैं, इस तरफ मिलाते हैं, और इस वाली निर्गत किरण को, आपतित और निर्गत किरण को जब हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये जहाँ कटती है वहाँ पर ये जो कोण बना इन दोनों का, इनमें जितना अंतर है उसे हम बोलते हैं विचलन कोण D।
और जो ये वाला कोण है, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं निर्गत कोण। तो इस प्रकार से, और ये दोनों कोण हैं अपवर्तन कोण, जो कि अपवर्तित रेखा के साथ अभिलंब का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अपवर्तित कोण। ये प्रिज्म कोण है ए। इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा आपतित किरण है, कौन सी अपवर्तित किरण है, कौन सी निर्गत किरण है। तो जैसा कि दिख रहा है, जो किरण अंदर जाती है वो आपतित, जो विचलित होती है वो अपवर्तित, और जो बाहर निकलती है वो निर्गत किरण कहलाती है। तो PEEFFS इस तरह से आप याद कर लें, और बीच में इन दोनों के अभिलंब खींचने हैं, और बाद में इन किरणों को पीछे की तरफ से मिला लेना है। उनके बीच में जहाँ कटाव होगा वहाँ कोण विचलन कोण होगा D। इस तरह से आज हमने प्रिज्म से अपवर्तन तक पढ़ लिया है। अब हम प्रकाश का विक्षेपण आगे वीडियो में पढ़ेंगे।